एक दिल्ली में राष्ट्रीय स्तर का है जिसने दावा किया था कि 15 मिनट के भाषण के बाद भूकंप आ जाएगा। देखिए, संस्कार ही है तभी वो आज अपने चाचा जी के साथ खड़े हैं। इस सार्वजनिक मंच से कह चुके हैं एक बार कि चाचा हमारे खून नहीं है। ये सारे फ्यूज बल्बों की झालर है। तीसरा मोर्चा कहीं कोई अस्तित्व तो नहीं रहेगा, ये आपस में लड़ मरेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीटीवी भारत और मैं हूं आपके साथ निर्भय किशोर। बिहार की सियासत में आजकल इफ्तार का जिक्र हो रहा है तो सियासी मायने भी लगाए जा रहे हैं और कयासों का दौर भी जारी है। लेकिन इन सबके बीच में कई लोग कई बड़े दावे कर रहे हैं। कुछ नेता तो अब इस इफ्तार पार्टी के बहाने ही सही लेकिन अपने संस्कारों का जिक्र भी करने लगे हैं। वो बताने लगे हैं कि मेरे संस्कार कितने बेहतर हैं और इस संस्कार के बहाने ही सियासत आजकल चल रही है। हालांकि बाद में इसे कई सफाई देखने को मिलती है, सफाई भी दिए जाते हैं और ये जरूर कहा जाता है कि हमारे संस्कार अलग हैं और राजनीतिक जो मैदान है उस अखाड़ा में हम उतरेंगे तो वहां हम योद्धा के तौर पर रहेंगे। ये कोई और नहीं बल्कि पिछले 2 इफ्तार पार्टियों की बात करें। अब तक बिहार में 4 इफ्तार पार्टियां हुई हैं बड़े दलों की और इसमें 2 इफ्तार पार्टियों में हमने देखा चिराग पासवान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से आशीर्वाद लेते हुए दिखे हैं। इस आशीर्वाद के कई मायने निकाले जा रहे हैं, लेकिन क्या ये उनका संस्कार है या फिर ये सियासी दांवपेच? हम इसे समझने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के मीडिया प्रभारी मनीष आनंद जुड़े हुए हैं। बहुत बहुत स्वागत है मनीष जी। धन्यवाद निर्भय जी। मनीष जी, इसे समझते हैं 2 इफ्तार पार्टी, उसके बाद जहां एक तरफ आप मुख्यमंत्री को लगातार उन पर कई हमले बोलते हैं और पार्टी में पहुंचते हैं तो आप उनसे आशीर्वाद लेते हैं। देखिए निर्भय जी, एक दिल्ली में राष्ट्रीय स्तर का है जिसने दावा किया था कि 15 मिनट के भाषण के बाद भूकंप आ जाएगा। उनके भाषण के बाद वो सीधे जाके प्रधानमंत्री के गले पड़ गए और ये बिहार वाले हैं, ये बार बार पैर पड़ रहे हैं। लेकिन ये पैर पड़ना क्या सच में ये चिराग पासवान का संस्कार है जो वो बातें बार बार कहते हैं? तो अगर ये संस्कार है तो फिर ये संस्कार हर जगहों पर दिखनी चाहिए। देखिए, जब तक बात संस्कार की आती है तो आप देखेंगे वहीं बगल में उप मुख्यमंत्री तारकिशोर जी थे, उनके बगल में पूर्व उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी जी थे, तो उन्होंने उनका पैर छू के आशीर्वाद नहीं लिया। वो बस एक मीडिया फ्रेम था। मीडिया को जो चाहिए वो फुटेज के लिए, मीडिया फुटेज के लिए उन्होंने नीतीश कुमार जी का पैर छुआ। लेकिन आज का एक वीडियो भी वायरल हो रहा है जिसमें ये देखा जा रहा है कि मुख्यमंत्री और उनके बीच पहले दूर से थोड़ी बातचीत होती है, मुख्यमंत्री उन्हें इशारा करते हैं। तो क्या लगता है, क्या मुख्यमंत्री भी डाउन होने लगे हैं? देखिए, आपको मैं पिछले सप्ताह में चिराग जी के दिए गए एक बयान का संदर्भ लेता हूं। उन्होंने मुख्यमंत्री जी से कहा था कि 15-17 साल से मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने क्या उखाड़ लिया। तो मुझे लगता है कि नीतीश जी इसी का जवाब दे रहे हैं उनके समर्थकों को, जो इतनी बड़ी बड़ी बातें करते हैं, सार्वजनिक स्थल पे वो उनके पैरों में गिरे रहते हैं। अच्छा, तो कुल मिलाकर के ये, लेकिन जहां अगर आप संस्कारों की बात करते हैं तो कल मैं खुद मौजूद था उस कार्यक्रम में। चिराग पासवान बैठे हैं लेकिन उसी संस्कारों का जिक्र जरूर एक बार आपके भी नेता हैं और आपके पार्टी के बिहार प्रदेश अध्यक्ष हैं और सांसद भी हैं, सांसद प्रिंस राज का मैं जिक्र करूंगा। मैंने उनसे एक सवाल किया कि आपके सामने आपके भाई मौजूद थे लेकिन आपने उनसे मुलाकात नहीं की। क्या ये नाराजगी प्रिंस की इस कदर है कि वो अपने भाई को ही नहीं देखना चाहते? नहीं, हो सकता है उन्होंने देखा नहीं होगा, निश्चित तौर पे उन्होंने देखा नहीं होगा चिराग जी को। लेकिन ये कैसे आप कह सकते, क्योंकि जहां एक तरफ प्रिंस राज ने कई लोगों से बातचीत की, चाहे वो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हो, इसके अलावा डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद हो, पूर्व उप मुख्यमंत्री सुशील मोदी हो, अशोक चौधरी उनके बगल में बैठे हुए थे, उनसे बातचीत हो गई, शिक्षा मंत्री विजय चौधरी से उन्होंने बात की। लेकिन ऐसा कैसे हो गया कि उतनी भरी सभा में सब लोग बैठे हुए थे, वहाँ आपको चिराग नहीं दिखे? निर्भय जी, कई बार क्या होता है, जो किताब आँख के सबसे ज़्यादा नज़दीक होती है वो पढ़ी नहीं जा सकती है। तो मुझे लगता है कि ये जानबूझ के नहीं है, हो सकता है ऐसा संभावना है कि नहीं देखा होगा उन्होंने। तो क्या ऐसी नाराजगी नहीं दिख सकती? कभी कभी मंचों पर नाराजगी दिखती है। मुझे नहीं लगता। प्रिंस जी बहुत सरल इंसान हैं, अगर आप उनसे व्यक्तिगत तौर पे मिलेंगे तो प्रिंस जी बहुत ही सरल इंसान हैं, वो बहुत सरल स्वभाव के इंसान हैं। मुझे नहीं लगता है कि उनके दिल में किसी तरह का कोई तो जिस संस्कार के चिराग बात करते हैं उनमें बना हुआ है
ये वो शायद प्रिंस में भी है। बिल्कुल प्रिंस जी, देखिए संस्कार ही है तभी वो आज अपने चाचा जी के साथ खड़े हैं। तो भाई भी तो राम का भरोसा देते थे कि हम राम जरूर हैं। देखिए चिराग जी सार्वजनिक मंच से कह चुके हैं एक बार कि चाचा हमारे खून नहीं हैं। इसका बहुत बड़ा मायने है, ये एक तरह से गाली है। चिराग जी को बोलने के पहले ये सोचना चाहिए था। तो फिर चिराग कैसे हो गए? उससे दल के वारिस खुद को बताते हैं, संपत्ति के वारिस खुद को बताते हैं। पशुपति कुमार पारस उनके खून नहीं है, तो चिराग फिर कैसे उसके वारिस हो सकते हैं? देखिए चिराग जी को मैं एक बात बताना चाहता हूँ, जब वारिस की बात आती है तो स्वर्गीय रामविलास पासवान जी ने अपनी ज़िंदगी में ही माननीय पशुपति कुमार पारस जी को हाजीपुर क्षेत्र चुनाव के लिए दिया था। तो ये एक स्वाभाविक तौर पे आप जानिए कि उन्होंने अपना उत्तराधिकारी पशुपति कुमार पारस जी को बनाया है, चिराग को नहीं बनाया। तो फिर चिराग खुद को तो वारिस मानते हैं? देखिए वो उनके पुत्र हैं, वो वारिस हर मामले में हो सकते हैं, लेकिन राजनीतिक उत्तराधिकारी श्री पशुपति कुमार पारस जी ही हैं। चलिए, राजनीति है और राजनीति में ऐसे कई और सवाल होंगे, बड़े लंबे सवाल हैं और इस पर चर्चा की जाए तो काफ़ी लंबी होगी। लेकिन हम अगर कल की स्थितियों पर जिक्र कर रहे हैं मनीष जी, एक तस्वीर और दिखी है। चिराग पासवान जहां एक तरफ कई कयास लगाए जा रहे थे कि उनकी नाराज़गी दिख रही है, बीजेपी के नेताओं से भी वो कहीं ना कहीं इशारों में हमला करते थे। कल उनकी मुलाकात बातचीत हुई, लेकिन कल एक और तस्वीर दिखी जहां एक तरफ चिराग पासवान ने पिछले दिनों छपरा में कहा था कि लोकसभा चुनाव जब आएंगे उससे पहले वो किसी गठबंधन के साथ रहेंगे। संदेश उन्होंने दिया है मुकेश सहनी के साथ जाना। क्या आपको लगता है कि मुकेश सहनी के साथ जाके चिराग बेहतर करेंगे? और जो वो निर्णय लेने वाले अगर होंगे कि वो मुकेश सहनी के साथ जाएं, तो क्या ये फैसला आप कैसे देखते हैं और क्या कहेंगे चिराग को? देखिए चिराग जी के पास सारे फ्यूज बल्बों की झालर है, चाहे वो आदरणीय अरुण बाबू हों, चाहे मुकेश सहनी जी हों, चाहे पप्पू यादव जी हों, ये सारे फ्यूज बल्बों की झालर है और फ्यूज बल्बों से घर रोशन नहीं होता है। लेकिन आपने जो कहा कि कभी कभी ऐसा होता है और गांव में हमने अधिकतर देखा है, जब पहले देखते थे गांव में एक पट्टे वाली लाइट लगती थी और उसमें छोटे छोटे जब फ्यूज बल्ब होते थे उनको हटा करके उसी झालर को फिर से रिपेयर कर दिया जाता था। कहीं चिराग वो रिपेयर कर रहे हो? अगर रिपेयर करते तो फ्यूज बल्बों की झालर नहीं बनाते हैं, ये सारे फ्यूज बल्ब हैं। तो मतलब आप मानते हैं कि प्रकाश नहीं होगा वहां भी जाने के बाद? बिल्कुल नहीं। एक सवाल होगा, आखिरी सवाल है। सवाल ये है कि जहां एक तरफ ये कई कयास लगाए जा रहे हैं कि तीसरा मोर्चा बन सकता है, तीसरा मोर्चा को लेकर के हम इसलिए बात कर रहे हैं क्योंकि दिल्ली से इसकी कवायद दिखी थी जब प्रशांत किशोर ने शुरुआत की थी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मुलाकात करके, चंद्रबाबू नायडू से मुलाकात करके। तब ये कहा जा रहा था कि तीसरा मोर्चा बन सकता है और वो तीसरा मोर्चा में वही लोग शामिल होंगे जो ना कांग्रेस की तरफ जाना चाहते हैं और ना ही बीजेपी से उनको प्यार है। तो क्या लगता है कि अगर ये तीसरा मोर्चा बना तो जिस तरीके से आप इनको फ्यूज बल्ब कह रहे हैं, कहीं यही फ्यूज बल्ब एक साथ मिल करके उसके बाद प्रकाश कर दिए तो? देखिए आपको बेंगलोर का एक दृश्य अगर याद होगा तो उसमें सारे बड़े नेता थे, चाहे राहुल गांधी हों, कुमार स्वामी के ओथ सेरेमनी की मैं बात कर रहा हूँ, केजरीवाल हो, ममता बनर्जी हो, शरद पवार हों। बंगाल में भी दिखा था, ममता बनर्जी ने एकजुट किया। लेकिन रिजल्ट क्या होता है? ये सारे फ्यूज बल्बों की झालर है। तीसरा मोर्चा कहीं कोई अस्तित्व तो नहीं रहेगा, ये आपस में लड़ मरेंगे। इन लोग की राजनीतिक महत्वाकांक्षा इतनी है कि ये कभी एक मंच पे आ ही नहीं सकते हैं। तो चलिए, ये थे हालात और ये स्थितियां हैं तीसरे मोर्चे को लेकर के। हमने आज इसलिए जिक्र कर दिया क्योंकि प्रशांत किशोर ने ये दावा कर दिया है और बखूबी मनीष जी ने वही कहा कि अगर देश में बीजेपी से लड़ना हो तो कांग्रेस के अलावा कोई और ऑप्शन है ही नहीं, क्योंकि तीसरा मोर्चा हो या चौथा मोर्चा हो वो कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती बीजेपी को। लेकिन जहां एक तरफ ये कई कयास लगाए जा रहे हैं, दूसरी तरफ बिहार की सियासत में जो तस्वीर दिखी है, चाहे वो चिराग पासवान हो या मुकेश सहनी हो, हालांकि जो अब तक उम्मीदें की जा रही है, उम्मीदों को कई बार इनकार करने नकारने के लिए नेताओं के इशारे भी आ रहे हैं। चाहे जिस तरीके से नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की राजद में और उसके बाद जेडीयू के इफ्तार पार्टी में मुलाकात हुई, उम्मीद ये जरूर थी कि एक तरीके से दलित समाज का भी संदेश देने की कि दलित इफ्तार पार्टी, क्योंकि मांझी जी लगातार खुद को दलित नेता बताते हैं और दलित नेता के इफ्तार पार्टी में बड़े नेताओं का जब जमावड़ा होगा तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और
नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव एक साथ होंगे। लेकिन हालात ऐसे हो गए कि कांग्रेस का भी इफ्तार था और दोनों ही नेताओं ने अलग अलग समय पर एक दूसरे जगह जाने की बेहतर कोशिश की और वही हुआ, एक साथ एक नेता साथ नहीं आए। दूसरी तरफ जहां एक तरफ चिराग पासवान की नाराजगी दिखी है नेता यानी कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के खिलाफ, तो दूसरी तरफ उनका वो आशीर्वाद, वो प्यार भी दिखा है। लेकिन क्या सच में जो ये कयास लगाए जा रहे हैं, जो ये कहा जा रहा है कि चिराग पासवान जो सिर्फ और सिर्फ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को बड़ा कहते हैं, अनुभवी कहते हैं, आशीर्वाद लेने की बात करते हैं, क्या अगर उनका सच में ये संस्कार है तो ये संस्कार उनसे और बुजुर्ग नेता, उनसे बड़े नेता देखा जाए तो बीजेपी से, जो बीजेपी के विधायक दल के नेता और इसके अलावा बिहार के डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद उनके ठीक बगल में मौजूद थे मुख्यमंत्री के, उनसे उन्होंने आशीर्वाद नहीं लिया। उनके ठीक बगल में बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी और राज्यसभा सांसद वो उनके सामने मौजूद थे। इसके अलावा अगर उम्र की बात की जाए तो खुद अशोक चौधरी मौजूद थे, शिक्षा मंत्री विजय चौधरी मौजूद थे। इन सभी लोगों से उन्होंने मुलाकात नहीं की, आशीर्वाद नहीं लिया। लेकिन सिर्फ और सिर्फ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का आशीर्वाद लेकर के क्या ये सच में चिराग की ऐसे ही संस्कार हैं या ये संस्कार सिर्फ कैमरे में दिखाने के लिए है, जो चिराग समझते हैं बेहतर होगा। लेकिन रालोजपा ये कहती है कि ये संस्कार नहीं है, बल्कि ये संस्कार के पीछे सिर्फ और सिर्फ राजनीतिक चमकाना है, कैमरे पर खुद को दिखाना है। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।